स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे और इससे पीछे के क्वेश्चन मैंने 15 तक पीछे 2 वीडियो बनाई है, उनमें बता दिए थे बहुत अच्छे ढंग से। आप वो जाके देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मेरे भाई? फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन आपको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे भाई, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन कर्व। तो मैंने बताया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सोल्व होके क्या देती है? सॉल्यूशन कर्व बोलते हैं उसको। सॉल्यूशन कर्व बोल दो, वहां पे फंक्शन भी आप कह सकते हो, है ना। सॉल्यूशन कर्व भी बताया था मैंने, आप सोल्व करके इसको जो मिलता है उसको फंक्शन भी कहते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 1 कि डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें सॉल्यूशन कर्व निकालना है। कौन सा सॉल्यूशन कर्व निकालना है? मान लो ये वाला सॉल्यूशन कर्व निकालना है, जो किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1 - 1 से। जो किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1 - 1 से। तो सिंपल एक ही काम अपने को, तो एक ही काम हर बार एक ही काम करके आए। क्या भाई? वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे पहले तो, और फिर उससे क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आप x की जगह 1 रखोगे, y की जगह -1 रखोगे, तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। वो पुट करने के बाद आपके पास सॉल्यूशन कर्व होगा जो फिक्स होगा, पॉइंट 1 - 1 से पास करने वाला होगा। बस इतना सा काम करना है। तो मेरे भाई y dy तो इधर ही, और उस साइड देखो, उस साइड x + 2 अपॉन में x dx जाएगा, और y + 2 भी इसके अपॉन में आ जाएगा। अगर वेरिएबल सेपरेबल आपने थोड़ा सा भी अच्छे से सीखा है पीछे, तो बिल्कुल आप अच्छे से इसको बता सकते हो। x वाले एक तरफ कर दिए, y वाले एक तरफ कर दिए। यहां पे देखो मैं क्या करने वाला हूं, आपको खूब अच्छे से पता है इंटीग्रेशन में बहुत सी चीजें ऐसे सोल्व होती है मेरे भाई, जो नीचे बना हुआ वैसा ऊपर बना दो। तो क्या करेंगे? इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, तो y + 2 नीचे है, साथ में dy, और इसमें क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लो, x/x 1 प्लस में 2/x साथ में dx। खूब अच्छे से आपको हर चीज का पता है। देखो y + 2 अपॉन y + 2 करोगे, अलग अलग करोगे इनको, तो 1 - में 2 अपॉन y + 2 साथ में dy, और मेरे प्यारे बच्चों इधर आपका 1 प्लस में 2/x साथ में dx। आगे का काम आप खूब अच्छे से जानते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। 1 का तो यहाँ पे y होगा, माइनस में 2 अपॉन y + 2 का क्या होगा? 2 log ऑफ mod ऑफ y + 2। बिल्कुल आसान आसान सी चीजें हैं। इज इक्वल टू 1 का तो यहाँ पे x होगा, और 2/x का क्या होगा? 2 log ऑफ mod ऑफ x। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और लिखना पड़ेगा +c। तो ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन आया, पर अपने को कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? कौन सा सॉल्यूशन कर्व चाहिए? कौन सा सॉल्यूशन कर्व चाहिए जो पॉइंट 1 - 1 से पास करे? तो x की जगह आप 1 लगाओगे, y की जगह -1 लगाओगे। कब लगाओगे? पहले थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। देखो y तो इधर है ही, x भी इधर ले आओ, और ये माइनस का c भी इधर ले आओ, प्लस का c इधर आके -c, x इधर आके -x, और इस -2 log ऑफ को उधर ले चलो, तो उधर कौन कौन है? 2 log ऑफ x है, और ये उधर जाएगा तो +2 log ऑफ y + 2 होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा, देख सकते हो आप। y - x - c इज इक्वल टू मेरे भाई log x² लिख सकते हो, n log n को log n की पावर n, और यहाँ पे आप log y + 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, आपको पता हो तो। बस अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। log m + log n क्या होता है? log m × n होता है, log m × n होता है। बहुत अच्छे से आपको पता है प्रॉपर्टी का। अब एक काम कर लो, यहाँ पे आप x की जगह 1 लगा लो, और y की जगह -1 लगा लो। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चला जाएगा, एक फिक्स कर्व का सॉल्यूशन आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन कर्व, ठीक है। यस, देखो ध्यान से समझेंगे। सॉल्यूशन कर्व निकालना है बेटा, फिक्स कर्व है, इसका सॉल्यूशन कर्व आपका आ जाएगा 1 - 1 लगाने से। 1 - 1 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है, ये भी कर्व हो सकता है, ये भी। भाई c बदलोगे तो कर्व बदलते चले जाएंगे, यानी बिल्कुल आपके कर्व बदलते चले जाएंगे। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो 1 - 1 लगाओ भाई, 1 लगाया, -1 लगाया, 1 + 1 2 बना, -c इज इक्वल टू, इधर आप 1 लगाओगे तो log 1 × अब ये देखो 2 - 1,
1 इंटू 2 माइनस 1। एक मिनट बेटा, हाँ यहाँ पे आप क्या लगाओगे, x की जगह 1 लगाओ, x की जगह 1 लगाओ, x की जगह 1 लगाओ, y की जगह माइनस 1। तो y की जगह -1, x की जगह 1, -2 बनेगा और ये आपका -c होगा, -2 बनेगा और ये माइनस का c होगा। गलती नहीं करनी कोई भी छोटी मोटी। x की जगह 1 लगाओ, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। y की जगह -1 लगाओ, 2 में से 1 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 log 1 बचा खाली, तो -2 - c इज इक्वल टू log 1 होता है 0, आपको अच्छे से पता है। और यहाँ से c की वैल्यू आएगी आपके पास -2, c की वैल्यू -2 यहाँ रख दो, मैंने बताया था आपको स्टार में c की वैल्यू -2 रख दो, तो y - x + 2 log ऑफ x स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास सॉल्यूशन कर्व है। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास सॉल्यूशन कर्व है। कौन सा सॉल्यूशन कर्व है? जो 1 - 1 से पास कर रहा है। यस आप अच्छे से सीख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। 17 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप समझेंगे बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2। मैं एक कर्व मान रहा हूं, ये कर्व है मान लो, और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0 - 2 से। लेट कर रहा हूं, ठीक है, लेट कर रहा हूं। गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई, और उस पे एक पॉइंट एक्स वाई भी होगा, उस पे एक पॉइंट एक्स वाई क्या है? गिवन है, ठीक है, ऑन द कर्व। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। बेटा इस पॉइंट पे कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, है ना, इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा? dy/dx। ये याद कर लो आप, dy/dx, ये चीज याद कर लो। अगर मैं कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं किसी पॉइंट पे, तो उसका स्लोप क्या होता है? dy/dx। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट of the point is equal to the x coordinate of the point। इस बात का मतलब समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व होगा आपसे। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ये स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx, y कोऑर्डिनेट की और स्लोप ऑफ टेंजेंट की मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट। किसके इक्वल होगी? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। समझ में आई बात? कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट कर दे ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बस इतना काम पता चल गया। यस तो हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? किसकी इक्वेशन निकालनी है? इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है? 0 - 2 से। तो बस कुछ भी नहीं करना, आपको यहां से क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में आपको x की जगह 0 लगाना है, y की जगह -2 लगाना है, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल जाएगा, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वो रखने के बाद आपकी इसी कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, इसी कर्व का इक्वेशन आपके पास होगा। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे? y वाले एक तरफ, बिल्कुल अच्छे से पता है, x वाले एक तरफ, ये काम तो हर बार करना है। अब यहां से y² 2 इंटीग्रेशन, और यहां से x² 2, और प्लस में मैं लिख रहा हूं c, प्लस में मैं लिख रहा हूं c। तो आपको करना क्या है? देखो करना क्या है आपको, सिंपल से अब आपको एक काम करना है, x की जगह 0 लगाना है, y की जगह आपको क्या लगाना है? y की जगह क्या लगाना है? -2। x की जगह 0 लगाना है, y की जगह -2 लगाना है। -2 लगाओगे तो 4/2 2 आएगा, 0 लगाओगे तो 0, c की वैल्यू क्या आई आपकी? 2 आई, c की वैल्यू क्या आई आपकी? 2। तो यहां से आप देख सकते हो y² 2 माइनस x² 2 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू c की जगह 2, और भाई एलसीएम लोगे तो y² माइनस x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास इस कर्व की इक्वेशन है, इस कर्व की इक्वेशन है। बिल्कुल एक एक चीज मैंने डिटेल से बताई है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन करेंगे, आगे देखते हैं। नंबर 18 करते, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2 1। कोई कर्व आपके पास, कोई कर्व है, वो किससे पास कर रहा है? -2 1 से। उसकी आपको क्या बतानी है? इसकी आपको क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी। क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी। ठीक है, अब कंडीशन क्या क्या है देखो। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व, एनी पॉइंट एक्स वाई, कोई एनी पॉइंट है एक्स वाई, कर्व के ऊपर क्या है? कोई एनी पॉइंट एक्स वाई,
द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट दिस। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब इस पॉइंट पे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो उसका स्लोप इज ट्वाइस, ट्वाइस है किसके स्लोप के ट्वाइस है, जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बना, इनके स्लोप के ट्वाइस है, इसके स्लोप के क्या है, ट्वाइस। देखो फिर से समझ लो, इस टेंजेंट का स्लोप ट्वाइस है किसके स्लोप के, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है उसके स्लोप के ट्वाइस है। तो ट्वाइस होगा तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्लोप को। इसका स्लोप क्या होगा, -3, या आप यूं लिख सकते हो y+3। भाई फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता होगा ना, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और x प्लस में 4, या आप यूं भी लिख सकते थे -3 - y -4 - x, चीज यही आती माइनस कॉमन लेने के बाद। तो आपके पास ये कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अपने पास ये चीज आई। अब हमें इस कर्व की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, जो किससे पास कर रहा है, -2 1 से, बिल्कुल बताएंगे। तो करना क्या है, सिंपल सा काम, वही काम अपने पास, वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या करेंगे, देखो dy वाले एक तरफ, dy अपॉन में क्या मैं यूं लिख सकता हूं y+3, बिल्कुल 2 dx ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या है x+4, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लो। तो इसका तो क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ y+3, इसका क्या होगा 2 log ऑफ mod ऑफ x+4। जब ये सारी चीजें log में है तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी log में लिख लेते हैं। चलो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी किस में लिख लेते हैं, log में। अब देखो क्या करेंगे हम, log ऑफ y+3 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, log ऑफ x+4 सारे की पावर 2, log n log m है बेटा, log m की पावर n लिख सकते हो, प्लस में log c, बिल्कुल आसान सी चीज है, तो यहाँ पे आपका log ऑफ y+3, यहाँ पे log n क्या होता है, log m इंटू n, log m इंटू में n होता है, बिल्कुल होता है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड e लगा लो, बोथ साइड e लगाओगे नीचे e log fx आएगा या नहीं, इधर भी e log fx आएगा, x+4 सारे की पावर 2c। तो यहां से आप देख सकते हो आपके पास ये आया। अब आपको करना क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस कर्व का इक्वेशन चाहिए, इस कर्व की इक्वेशन चाहिए जो किस पॉइंट से पास करे, -2 और 1 से। ये किन की इक्वेशन है, इस कर्व की भी हो सकती है, आगे और बन सकता है, इधर और भी बन सकता है, मैंने सपोज कर रखे, लेट कर रखे हैं। तो हमें तो इसकी चाहिए, तो फिक्स हम अगर -2 1 x की जगह -2 y की जगह 1 रख देते हैं, c निकाल लाते हैं और c यहाँ पुट कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसी कर्व की अपने पास इक्वेशन होगी। अच्छे से खूब बताया मैंने आपको। तो y की जगह 1 लगाओगे तो 4 आया, x की जगह -2 लगाओ, -2 + 4 2 का स्क्वायर 4 आया, इंटू c की वैल्यू 1 आई, c की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, तो y+3 इज इक्वल टू x प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये इस कर्व की इक्वेशन है। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, x+4 का होल स्क्वायर y+3, बिल्कुल राइट बेटा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो भी मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो, बस नैया पार लग जाएगी। 19 करते, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, ठीक है। इफ इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकंड्स। थोड़ा समझ में आया, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल बैलून का, 4/3 πr³ लिख लो, ठीक है। वो चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, इफ इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, अगर स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तो उसकी रेडियस क्या कहता है 3 यूनिट होगी, और जब टाइम 3 सेकंड है उसकी रेडियस उस टाइम क्या कहता है कितनी होगी, 6 यूनिट होगी, ठीक है। अब क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकंड, मतलब रेडियस निकालनी है आपको t की फॉर्म में आपको क्या निकालनी है, रेडियस। ये काम करना, r इज इक्वल टू t की फॉर्म में आपको आंसर देना है।
इसका मतलब यही तो निकलता है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए बैलून आफ्टर टी सेकेंड। तो रेडियस इज इक्वल टू कुछ टी वगैरह होगा, टी के साथ कुछ और भी चीजें होंगी, वो करना है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे करना क्या है, अच्छे से समझ चुके होंगे ये वाला काम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है। तो आप dv बाई डी टी इक्वल टू के लिख सकते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रेट पे क्या हो रहा है, चेंज। अब मैं इससे क्या लिख सकता हूं, देखो dv तो इधर ही, k इंटू डी टी लिख सकता हूं, बिल्कुल। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकता हूं, बिल्कुल। वेरिएबल सेपरेबल लगा रहा हूं, देखते जाओ। ये v k इंटू टी प्लस सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो v की जगह में क्या लिख सकता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस में सी। इसको मान रहा हूं फर्स्ट, क्योंकि मेरे को क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, r इज इक्वल टू टी की फॉर्म देनी है, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू टी की फॉर्म नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे k भी रहेगा और साथ में c भी रहेगा, तो r इज इक्वल टू टी की फॉर्म तो नहीं आई। तो क्यों ना हम k की और c की वैल्यू निकाले, k की और c की वैल्यू निकाले और वो दोनों वैल्यू ला के यहाँ पुट करें, तो r इज इक्वल टू टी की फॉर्म में आंसर होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे, आपका क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपल से यहाँ पे k की और c की वैल्यू निकालोगे, किससे, इन कंडीशंस का यूज करके। इन कंडीशंस का यूज करके k की और c की वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, t0 लगाओ तो ये 0, खाली c बचा, r3 लगाओ तो 4/3 पाई 3 की पावर 3, तो c इज इक्वल टू बेटा ये 9 कट के 3 से, ये कितना बचेगा 9, 9 की 4 से 36, 36 पाई, यहाँ पे c की वैल्यू आती है। ये यूज करेंगे फर्स्ट में लगा देंगे और k की भी वैल्यू लगा देंगे, तो r इज इक्वल टू टी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा आपका। r इज इक्वल टू टी की फॉर्म में आते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आपको अच्छे से पता है। c की वैल्यू निकाल रहा है। अब मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा फर्स्ट से, कैसे, c भी रखूंगा, t भी रखूंगा, r भी रखूंगा, तो यहाँ से सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, k की वैल्यू। तो रख दो भाई सारी चीजें, 4/3 पाई r क्यूब मतलब 6 की पावर 3 इज इक्वल टू k की जगह k, t की जगह 3 तो 3k, t की जगह 3 तो 3k प्लस में c की जगह 36 पाई, प्लस में c की जगह 36 पाई। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो 3k इज इक्वल टू 4/3 पाई 6 की पावर 3 माइनस में 36 पाई आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक काम करने वाला हूं मैं, k इज इक्वल टू 3 इनके अपॉन में भेजने वाला हूं, 3 इनके अपॉन में भेजूंगा तो आप देख सकते हो 4 आपके पास ये होगा 3 इंटू 3 9 पाई 6 की पावर 3 216 आप लिख सकते हो, माइनस में 3 जब इसके अपॉन में आएगा तो आपके पास 12 पाई। तो k इज इक्वल टू, ये कट रहा है, ये 9 दूनी 18, 2 पे गया है ना, 18 और 3 9 चौक 36, 24 पे गया, 24 पे गया, बिल्कुल यस। ठीक है, अब आपके पास क्या है, चार इसकी मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 96 पाई माइनस में 12 पाई आया, 96 पाई माइनस में 12 पाई। तो k की वैल्यू यहाँ पे फाइनल आपके पास कितनी आती है, 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8, 84 पाई, कितनी आती है 84 पाई। k और c की वैल्यू यहां रखो, r इज इक्वल टू टी फॉर्म आ जाएगी, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, k की जगह आपके पास 84 पाई, k की जगह आपके पास 84 पाई लिख लिया, ठीक है, और साथ में t भी है, ये भी ध्यान रखना है, और c की जगह 36 पाई, c की जगह 36 पाई आप लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आसान सा, आप देखते जाओ, साथ में ये t है और साथ में आपका प्लस भी है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हुआ कॉमन लेने के बाद, पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल, तो यहां से तो कितना बचा आपके पास 84t प्लस में 36 बचा, 84t प्लस में 36 बचा, है ना, 36 भाई, पाई इसके साथ भी था, पाई इसके साथ भी था, पाई इधर भी था, कैंसिल हो गया। r क्यूब इज इक्वल टू अब आप क्या करने वाले हो, इसको अपॉन में भेजोगे तो 3 तो ऊपर रहेगा, 84t प्लस में 36 अपॉन में आपका 4 होगा, अपॉन में आपका क्या होगा 4। ठीक है, अब देखो r क्यूब इज इक्वल टू आप जब इसको काटोगे तो कितने पे जाएगा, 4 दूनी 8, 3 तो बाहर है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, प्लस जब इसको काटोगे तो 4 9 36 कटेगा इतने पे, और साथ में इसके 21 के साथ t भी है,
3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो r³ इज इक्वल टू, तो यहां से आपका आया 63t प्लस में 27, 63t प्लस में 27, तो r की वैल्यू यहां से 63 प्लस में 63t प्लस में 27 की पावर 1/3। तो मैंने कहा था ना कि r इज इक्वल टू टी की फॉर्म लेके आते ही अपने पास आंसर होगा अपना। तो r इज इक्वल टू टी की फॉर्म है नहीं, आंसर आपके सामने, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 बिल्कुल आसान सा अपना क्वेश्चन है, देखेंगे। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। मतलब कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू p इंटू में r बाई 100। इसका मतलब ये निकलता r% किसका, प्रिंसिपल का r%, इंक्रीज कर रहा है पर ईयर, इंक्रीज कर रहा है पर ईयर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज p में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये गिवन है, क्या है गिवन, इस लाइन का मतलब है। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू बतानी है, बिल्कुल बताएंगे जी। कहता है कि जब टाइम 0 है तो आपका प्रिंसिपल 100 है। इसका मतलब निकलता है इस लाइन का, इफ rs 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। जब टाइम 0 है तो प्रिंसिपल कितना है 100, और जब टाइम 10 है, t10 है, तो आपका जो प्रिंसिपल है कितना कहता है, डबल हो जाता है। 100 का डबल कितना होगा, 200। इनका यूज करेंगे, गिवन कंडीशन है, इनका यूज करेंगे r की वैल्यू लाने में। तो अपने पास फिलहाल 3 चीजें अपने को क्वेश्चन से मिली, ये 2, ये, ठीक है, ये और ये। तो अपने को करना क्या है, अपने को करना क्या है, r की वैल्यू निकालनी। तो मैं इसको लेके चल रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल लगा रहा हूं यहाँ पे। तो dp अपॉन में p लिखूंगा इज इक्वल टू r अपॉन में 100 इंटू dt लिखूंगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूंगा, अच्छे से पता है dp अपॉन p का log ऑफ mod ऑफ p इज इक्वल टू r अपॉन 100, dt का t प्लस में c। इंटीग्रेशन आपको खूब अच्छे से पता है। इसको मान लो फर्स्ट। अब मैं क्या यूज करूंगा, t0 p100 यहाँ पे। तो log 100 इज इक्वल टू, जब t0 यूज करोगे 0 इंटू समथिंग 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, log 100। अब मैं क्या करूंगा, t की जगह तो 10 लगाऊंगा, p की जगह 200 लगाऊंगा, c की जगह लगाऊंगा log 100। तो फिर अपने पास r की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, log p की जगह तो आप लगा दो 200, ठीक है। ये वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं। अब इज इक्वल टू r अपॉन 100, t की जगह आप 10 यूज करोगे, 10, ठीक है, कर लिया यूज। और c की जगह आप यूज करने वाले हो प्लस c की जगह log 100 को इधर ले आओ। तो log 200 माइनस log 100 कितना होगा, log 200 अपॉन में 100। प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस log m अपॉन n इज इक्वल टू यहां से 0 से 0 r अपॉन 10। ये आपके 20 से 20 मतलब log 2 आ गया इज इक्वल टू r बाई 10। मतलब कि r इज इक्वल टू 10 इंटू में log 2। और यहाँ पे आपके पास log 2 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0.6931। तो r यहाँ से अपने पास कितना आया, 6.93%। आंसर आपका बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 भी आपका बहुत ज्यादा आसान सा है। देखो क्या कह रहा है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इसका मतलब क्या निकलता है, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 5%, किसका, प्रिंसिपल का आप लिख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये निकलता है, आप समझ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। एन अमाउंट ऑफ rs 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। इसका मतलब समझते हैं। यूं कहते हैं जब टाइम 0 है तो प्रिंसिपल कितना है, 1000, और आपका जब टाइम t आपका 10 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा, t आपका 10 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा। ये मतलब निकलता है इस क्वेश्चन का। तो आपको p की वैल्यू बतानी, सीधी सी बात ये है। कुछ कंडीशंस है, उनका यूज करके सोल्व करके आपको p निकालना है। तो इसको लेके चलता हूं मैं, इसको लेके चलता हूं। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, dp अपॉन में p इज इक्वल टू 5/100 dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो यहां से log p इज इक्वल टू 5/100 और यहां से t प्लस में c, इसको मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे फर्स्ट। अब कंडीशन रखो बारी बारी से। कंडीशन क्या कह देगा, t0 जब p 1000, t0 रखोगे, p 1000 रखोगे तो यहां से c की वैल्यू मिलती है आपको, c की वैल्यू मिलती है log 1000, ठीक है, c की वैल्यू मिल गई। अब मैं c भी रखूंगा, t10 रखूंगा, p फाइंड कर लूंगा। देखो c रख लोगे, t10 रख लोगे, p फाइंड कर लोगे, आराम से आएगा ना। तो देखो भाई यहाँ पे log p लिख लिया, इज इक्वल टू
5/100 आपका होगा 1/20 लिख लिया, ठीक है। और टी की जगह आप क्या लिखने वाले हो, टी की जगह आप 10 लिखने वाले हो, 10 लिख लिया। और सी की जगह आप लिखने वाले हो log 1000, ठीक है। अब log 1000 को तो इधर ले आओ, तो log p माइनस में log 1000 आ जाएगा, इज इक्वल टू उधर कितना रह गया 1/2, उधर कितना रह गया 1/2। यहां से तो आपका log p अपॉन में 1000, log p अपॉन में 1000, और यहां से आप कह सकते हो 0.5, इसको क्या कह सकते हो 0.5। अब मैं एक रिजल्ट का यूज करूंगा, किस रिजल्ट का, log m बेस e इज इक्वल टू n होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर n इज इक्वल टू m, e की पावर n इज इक्वल टू m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास क्या है, log p अपॉन में 1000 बेस e इज इक्वल टू 0.5, तो हम क्या करेंगे, e की पावर 0.5 इज इक्वल टू p अपॉन में 1000, यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। e की वैल्यू लिख लो भाई, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू e की पावर 0.5 की वैल्यू कितनी, 1.648 है आपके पास, इज इक्वल टू p अपॉन में 1000, तो यहां से p कितना आता है अपना 1648, p कितना आता है अपना 1648। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बाद में देखते हैं, एक बार आंसर में चेक कर लेता हूं। 9.4 क्वेश्चन नंबर 21, 1648 RS, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आसान है। 22 बिल्कुल आसान से देखेंगे आप। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा इसको ध्यान से समझना है, और समझ में भी आएगा। देखो मैं बताता चलता हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया p एट टाइम t, p यहाँ पे टाइम t पे बैक्टीरिया क्या रहे p, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परजेंट, मतलब कि इसका मतलब ये निकलता है, सपोज dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू p, इसका मतलब यही तो निकलता है। इफ द नंबर ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर परजेंट, तो इसका मतलब क्या निकलता है, dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू p, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, k से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, kp लिख चुका हूँ, ठीक है, ये लिख लिया। इसका यूज करेंगे, हमने क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ बनाया, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया यहाँ पे वो करके, क्या करके, वेरिएबल सेपरेबल करके, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, जब ये कह रहा है टाइम 0, t 0 है, तो बैक्टीरिया मतलब p आपके कितने हैं, 1 लाख, p आपके कितने हैं यहाँ पे 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, क्लियर। और फिर क्या कह रहा था, नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर, मतलब जब t 2 है तो p आपका कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, क्योंकि 10% इसमें इंक्रीज होगा, इसका 10% इसमें इंक्रीज होगा, तो कितना बनेगा 1,10,000, जब टाइम कितना होगा 2 आवर, क्लियर। दो कंडीशन मिली। अब क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, मतलब अब t पूछ रहे हैं आपसे, जब p कितने होंगे 2 लाख, कितने होंगे 2 लाख, ठीक है, p कितने होंगे आपके पास 2 लाख। आपको बस सारी चीजें गिवन, आपको t निकालना है, आपको ये सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल से, इनका यूज करना है, इनका यूज करके t निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, वेरिएबल सेपरेबल के लिए dp अपॉन में p लिख सकता हूं इज इक्वल टू k dt, बिल्कुल लिख सकता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बिल्कुल, यहां से आपका log p, यहां से आपका k इंटू टी प्लस सी, बिल्कुल। अब मैं पहली कंडीशन यूज करता हूं, t 0 लगाता हूं तो c कितना मिलेगा अपने को, यहां से log 1 लाख मिलेगा, log 1 लाख मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, c मिल गया, c भी यूज करेंगे कहीं ना कहीं। अब t2 लगाओ, p आप ये लगाओ, c ये लगाओ, तो t2 लगाओगे p ये लगाओगे, तो p लगाओ पहले, तो log
P की जगह 1,10,000 लगाओगे, 1,10,000 इज इक्वल टू K इंटू टी क्या लगेगा 2, तो 2K बना। और C की जगह आप log 1 लाख लगाओगे, बिल्कुल। अच्छा, अब यहां से देखो आप K की वैल्यू निकाल पा रहे हो। 2K इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो log m माइनस log n बनेगा, और log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो आपके पास 11/10 आएगा, log 11/10। तो K की वैल्यू यहां से कितनी आती है, 1/2 log 11/10 आता है। K आ गया, बहुत अच्छी बात। अब K आ गया आपके पास सारी चीजें, आपके पास अब P लगाना आपको। एक तो देखो, एक तो आपको क्या लगाना है, P कितना 2 लाख। जब P आपके 2 लाख, तो यहां पे log 2 लाख, ठीक है, लगा दिया, इज इक्वल टू K कितना है 1/2 log 11/10 लगा दिया, ठीक है। और T आपको बताना है, T आपको बताना है। और C की जगह आप क्या लिख सकते हो, C की जगह क्या लिख सकते हो, log 1 लाख, log 1 लाख लिख सकते हो, log 1 लाख लिख सकते हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, T आसानी से निकाल पाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, कंडीशंस गिवन है उनका यूज कर करके हम क्या निकाल रहे हैं, T। जब T निकालना है, जब P आपका कितना हो 2 लाख हो, ठीक है, तो अपने पास आराम से आएगा। अब देखो, इसमें से ये घटेगा log m माइनस log n, तो आप देख पा रहे होंगे log 2/1 बचेगा, जिसको log 2 लिख सकता हूं, log 2 ही तो लिखूंगा। और इधर आपका 1/2 log 11/10 और T साथ में, T साथ में। तो T की वैल्यू क्या आएगी, T की वैल्यू क्या आएगी, जब ये इसके अपोन में आएगा तो 2 log 2 अपोन में log 11/10, log 11/10 इतने हावर होंगे, इतने यहाँ पे हावर होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा T की वैल्यू निकालनी थी, T हमने यहाँ पे बता दिया, क्या होगा 2 log 2 अपोन में 11/10, ये टाइम बताना था अपने को ना, यस। तो यहाँ पे मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूं, फिर आगे चलेंगे। 9.4 का 2 log 2 अपोन में log 11/10 बिल्कुल राइट है। एक एक चीज समझ के करनी, आसान से क्वेश्चन है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से क्या होगा, तो उसको उठा लाओ भाई। dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y, बिल्कुल लिख सकता हूं, बेस सेम पावर है। अब e की पावर x तो इधर रहने दो, e की पावर y dy के अपॉन में ले आओ, और यहाँ पे e की पावर x के साथ dx आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपको अच्छे से पता है, ये तो क्या है आपके पास e की पावर माइनस वाई dy, देख लो आप। और ये आपके पास क्या है, e की पावर x dx है। e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस वाई अपॉन में -1 इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x प्लस में आप लिखोगे c। तो यहां से आपका आएगा माइनस e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। और आप e की पावर x को इधर ले आओ, e की पावर x को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या रहता है, माइनस e की पावर माइनस वाई माइनस e की पावर x प्लस इज इक्वल टू c रहता है, इज इक्वल टू c। माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या क्या रहेगा, इधर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस c स्मॉल c, और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई माइनस c को आप कैपिटल c इज इक्वल टू कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस स्मॉल c। तो यहाँ पे ये देखो किसी ऑप्शन में है या नहीं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई c, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है अपना, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। तो अपनी एक्सरसाइज यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं।